वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। हम अब तक परीक्षा में जितने भी फिजिक्स के प्रश्न बने हैं सभी को मैं कवर करूंगा और पूरी वीडियो देखने के बाद आपके अंदर फिजिक्स का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। तो अंत तक आप लोगों को बने रहना है और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्र तक शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? आपको बताना है। बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मूल भौतिक राशि है वो कौन सी है? विद्युत धारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है। हम यहाँ थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे भी। कौन कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की परिमाण। पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक है वाट। ठीक है, और आपसे एक प्रश्न और बन सकता है कि शक्ति का फार्मूला क्या है? तो शक्ति का फार्मूला है कार्य बटा समय। ये भी आपको याद रखना है, कार्य बटा समय। और शक्ति का मात्रक है वाट। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई है। तो विद्युत शक्ति की जो इकाई है वह क्या है? वाट। विद्युत शक्ति की इकाई वाट। नेक्स्ट प्रश्न, बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक है न्यूटन, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। बल का जो फार्मूला होता है वह होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये भी आपको याद रखना है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये किसका है? बल का फार्मूला है और बल का मात्रक है न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक है जूल। जूल ऊर्जा का भी मात्रक होता है, ये भी आपको याद रखना है। कार्य का भी मात्रक और ऊर्जा का भी मात्रक क्या है? जूल। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्ती को मापा जाता है। तो आवर्ती को जो मापा जाता है वो हर्ट्ज में मापा जाता है। और एक सामान्य मनुष्य जो है, एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। ये भी आपको याद रखना है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच सुन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में आवृत्ति मापी जाती है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई। तो चालक के विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई जो है, ये इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं। इसकी इकाई है ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। ये आपको याद रखना है, ओम मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, ओम मीटर मात्रक है। तो अभी आपने पढ़ा है कि प्रतिरोधकता का जो है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष इकाई जो है किसकी है? दूरी की है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के पावर 15 होता है। ये भी आपको याद रखना है, 9.46 गुणे 10 के पावर 15। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के पावर 15। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? फिर से पूछा गया, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष होता है तो वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। गलत है। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, यही करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती। गलत है। तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता। गलत है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। ये भी गलत है। प्रकाश की गति सदैव एक समान रहती है। ये आपको याद रखना है। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापे जाने का जो कारण है, प्रकाश की गति सदैव एक समान चलती है।
नेक्स्ट प्रश्न है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। तो एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का जो मात्रक है 3.25 प्रकाश वर्ष, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। यहाँ आपको देख लेना है, एक पारसेक बराबर 3 गुणे 10 के पावर 16 मीटर होता है और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के पावर 15 होता है और एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। फिर से पूछा गया पारसेक का मात्रक, तो पारसेक का मात्रक दूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो आपको पता होगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सेंटीमीटर। किससे गुणा करने पर? सेंटीमीटर से गुणा करने पर। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है। अब देखिए 6 फीट कहा गया, तो 1 फीट बराबर होता है 30.5 गुणे 10 के पावर 7। ठीक है, 30.5 गुणे 10 के पावर 7। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया 6 फीट, तो हम लिख देंगे 30.5 गुणे 6 गुणे 10 के पावर 7। तो हम गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, 0, 6 0 0 और फिर क्या होगा 3 और 6 त्रिक 18। तो क्या हो जाएगा 183। अगर आप गुणा करेंगे 183 गुणे 10 के पावर 7 नैनोमीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 फीट बराबर 30.5 गुणे 10 के पावर 7 मीटर, तो 6 फीट बराबर तो 6 गुणे 30.5 गुणे 10 के पावर 7 और आ गया 183 गुणे 10 की पावर 7 नैनोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 नैनोमीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर 10 के पावर -9 सेंटीमीटर होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 नैनोमीटर मीटर का 1/4वां भाग होता है। इसका मान 10 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। देखिए 1 नैनोमीटर बराबर 1/1 अरब मीटर, और इसे हम 10 के पावर -9 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है। एम्पियर मापने की इकाई, तो एम्पियर मापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। मेगावाट बिजली नापने की इकाई है। तो मेगावाट जो है बिजली नापने की इकाई है, जो उत्पादित की जाती है वह बिजली। और 1 मेगावाट बराबर जो होता है 10 के पावर 6 मिलियन वाट के बराबर होता है। आपको याद रखना है 10 के पावर 6 मिलियन वाट के बराबर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट को प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। देखिए यहाँ पे भौतिक राशियाँ हैं, यहाँ इकाई हैं। तो त्वरण जो त्वरण होता है वो मीटर सेकंड, ठीक है, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर होता है। बल जो होता है वो न्यूटन होता है, न्यूटन का इकाई है। और कार्य जो है कार्य जूल का है। आवेग जो है न्यूटन सेकंड का है। तो कौन सा आया? ए का 4, फिर बी का 3, फिर 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2 किस में सही है? यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। देखिए कार्य का जूल होता है, सही है। बल का न्यूटन होता है, ये भी सही है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, ये भी सही है। दाब का डाइन नहीं होता, ये गलत है। दाब का क्या होता है? दाब का पास्कल होता है। दाब का क्या होता है? पास्कल। पास्कल होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो प्रतिबल, बल, दाब तीनों का है। विकृत का नहीं है, यह एक विमाहीन राशि है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है फिर से आपको। तो यहाँ पे देखिए वाट, वाट क्या है? शक्ति, तो शक्ति हो जाएगा। नाट जो होता है, एक नाट समुद्री जहाज की गति मापता है। और नाटिकल मील जो है ये नौ संचालन मापता है। और कैलोरी जो है ऊष्मा। तो पहले ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। 4 3 2 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है, इसको सुमेल करना है। तो जूल किसका होता है? तो जूल होता है कार्य का, ये हमें पता है। एम्पियर किसका होता है? तो एम्पियर होता है धारा का, ये भी पता है। वाट किसका है? तो वाट है सामर्थ्य का, ये भी पता है, वाट है सामर्थ्य का। बोल्ट किसका है? बोल्ट है विभवांतर का। और कैलोरी किसका है? तो कैलोरी है ऊष्मा का। ठीक है, तो इसमें ए का क्या आया? ए का आया 3, और बी का क्या आया? बी का आया 1, और सी का क्या आया? सी का आया 2, और डी का 4, और ई का 5। 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नाट जहाज की चाल को मापता है, नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, एंगस्ट्राम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई, ये तीनों सही हैं। प्रकाश वर्ष समय की मापन इकाई, तो निर्वात में चली गई प्रकाश की दूरी मापता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एंगस्ट्राम इकाई है, तो एंगस्ट्राम इकाई किसकी है? तरंगदैर्घ्य की, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने ए में दिया गया है। एक एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ आप देख सकते हैं एक एंगस्ट्राम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, आपको बताना है। तो उच्च वेग मैक, ये बिल्कुल सही है। तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रम, ये भी बिल्कुल सही है। सी जो है दाब पास्कल, ये भी सही है। और ऊर्जा जूल, तो ए बी सी डी 1 2 3 4 सही होगा। 1 2 3 4 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा जूल से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो पास्कल किससे संबंधित है? दाब से, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, तो 1 माइक्रोन लंबाई जो प्रदर्शित करता है 10 के पावर माइनस 4 सेंटीमीटर की लंबाई प्रदर्शित करता है। कुछ भाई लोग सोच रहे होंगे कि 10 की पावर 6 होता है। 10 के पावर 6 लंबाई जो होता है वो सेंटीमीटर में नहीं होता है, वो मीटर होता है, ये याद रखना है। अगर यहाँ मीटर दिया होता तो ये सही हो जाता। 1 माइक्रोन की जो लंबाई है 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई सही है। अश्व शक्ति की इकाई, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई बिल्कुल गलत है। सेल्सियस ताप की इकाई मापता है, तो जो गलत है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, ये तीनों की तीनों ऊष्मा की इकाई हैं, लेकिन वाट नहीं है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य 1000 मीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और 1 मीटर में अगर बात किया जाए तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम बराबर 10 के पावर माइनस 12 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि 10 के पावर माइनस 6 किसके बराबर होता है? तो ये आपको बताना है। तो ये होता है माइक्रोग्राम के बराबर। 10 के पावर माइनस 9 जो होता है ये नैनोग्राम के बराबर होता है। और 10 के पावर माइनस 15 जो है ये फेम्टोग्राम के बराबर होता है। यहाँ आप देख सकते हैं 1 पिकोग्राम बराबर 10 के पावर माइनस 12, 1 माइक्रोग्राम बराबर 10 के पावर माइनस 6, 1 फेम्टोग्राम बराबर 10 के पावर माइनस 15, 1 मिलीग्राम बराबर 10 के पावर माइनस 3 ग्राम, 1 नैनोग्राम बराबर 10 के पावर माइनस 9 ग्राम। पास्कल की इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है आपको बताना है? तो दाब की, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और दाब अगर पूछा जाए तो दाब एक अदिश राशि है,
इसका फार्मूला होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, ये भी याद रखना है। दाब एक अदिश राशि है और दाब का फार्मूला होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है दाब की इकाई क्या है। तो अभी मैंने बताया कि दाब की इकाई है न्यूटन बटा वर्ग मीटर, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने ये में दिया गया है। दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक न्यूटन बटा मीटर होना चाहिए। किलोग्राम किलोग्राम ये है, तो इनमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है परिस्थितिक दबाव या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है। तो इसकी इकाई है बार, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 1 किलोग्राम बटा सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके। तो एक बार के, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो बल, वेग, त्वरण, ये तीनों की तीनों सदिश राशि हैं। दाब जो है, दाब एक अदिश राशि है, ये आपको याद रखना है। अब हम थोड़ा सा सदिश और अदिश के डिफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ आप लोग देखेंगे वह राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसने सदिश राशियाँ कहते हैं। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सभी की सभी सदिश राशियाँ होती हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत विभव, तो यह एक अदिश राशि है, आपको याद रखना। विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। अगर यहाँ आपको विद्युत विभव न लिख कर यहाँ पे पूछ लिया जाता विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, ये आपको याद रखना है। लेकिन विद्युत विभव अगर कहा जाए तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न है तेल के एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। तो 162 लीटर के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। लंबाई की न्यूनतम इकाई, तो लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है वो है फर्मी मीटर। एक फर्मी मीटर बराबर 10 के पावर -15 मीटर। एक नैनोमीटर के बराबर 10 के पावर -9 मीटर, और एक माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर, और एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है और फिर इसका आंसर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ लिखा है क्यूसेक। क्यूसेक जो है पानी के प्रवाह की दर को मापता है, जो कि ये 3 नंबर हो जाएगा। बाइट जो है कंप्यूटर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। रिएक्टर जो है भूकंप की तीव्रता, तो इसका सी का 3 हो जाएगा। और बार जो है दाब, तो क्या हो जाएगा, आपको पता चल गया कि क्यूसेक क्या है। क्यूसेक के प्रवाह की दर 3 पहले, फिर बाइट कंप्यूटर, फिर 4, और रिक्टर भूकंप, फिर 2, और बार 1 दाब। 3 4 2 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 4 2 1 जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। यहाँ आपसे फिर पूछा गया है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक में जल के बहाव को मापा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। तो डाप्सन है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। एक डाप्सन के बराबर अगर पूछा जाए तो एक डाप्सन जो होता है वो 2.69 गुणे 10 के पावर 20 ओजोन अणु वर्ग मीटर के बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना है। डाप्सन यहाँ से पूछा गया है कि ओजोन परत, देखिए एक डाप्सन इकाई 2.69 गुणे 10 के पावर 20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होता है। फिर से पूछा गया डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डाप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किया जाता है। यहाँ पे कुछ मापक यंत्र हम इन्हें देख लेंगे। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है, ठीक है।
एमीटर जो है विद्युत धारा मापक यंत्र है। एनीमोमीटर वायु वेग मापी है। और यहाँ पे फिर पूछा गया है एंटीनोमीटर। एंटीनोमीटर सौर विकिरण मापक है। और एटीमोमीटर वाष्पीकरण मापक है। आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र है। और बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापक करने वाला यंत्र है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। बोलोमीटर ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण संसूचक यंत्र है। और कैलिपर्स, तो कैलिपर्स जो है वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र है। कैलोरीमीटर तो पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त गई ऊष्मा के मात्रा को मापने वाला यंत्र है। कार्डियोग्राफ, तो कार्डियोग्राफ हृदय की गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। क्रोनोमीटर तो समय को पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है। और कोलोरीमीटर तो रंगों की तीव्रता को मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। कैथेटोमीटर, तो कैथेटोमीटर जो है यह ऊर्ध्वाधर दूरी ऊंचाई मापक यंत्र है। क्रायोमीटर तो ये एक प्रकार का थर्मामीटर जिसका प्रयोग निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। कुछ और हैं उपकरण, जैसे क्रेस्कोग्राफ तो पौधों को वृद्धि को मापने वाला उपकरण है। डिलेटोमीटर पदार्थों की आयतन में होने वाले परिवर्तनों के मापने वाला उपकरण है। डिप सर्किल इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नति कोण का मान ज्ञात किया जाता है। डायनमो हमें पता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। डायनेमोमीटर ये अलग है, तो ये बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला उपकरण है। और फिर इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ तो ये मस्तिष्क के विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। इलेक्ट्रोमीटर विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर को मापने वाला उपकरण है। और इलेक्ट्रोस्कोप किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति को पता लगाने वाला उपकरण है। यूपोरीमीटर ये वायुमंडल में जल की वाष्पीकरण की दर को मापने वाला उपकरण है। एंडोस्कोप शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र है। फायदोमीटर सागर की गहराई मापने वाला यंत्र है। और फ्लक्समीटर चुंबकीय प्रवाह की मापक यंत्र है। गैल्वेनोमीटर जो है ये विद्युत धारा मापी यंत्र है। और ग्रेविमीटर है गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र है। और जायरोस्कोप कोणीय वेग मापक यंत्र है। हाइड्रोमीटर जो है द्रव जल के तुलनात्मक घनत्व को मापन करने वाला यंत्र है। वो हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोफोन जो है यह अंतर्ज जलीय ध्वनि के रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। और हाइग्रोस्कोप जो है वातावरण में उपस्थित आर्द्रता को परिवर्तन को दर्शाता है। तो ये मापक यंत्र कुछ इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रख लेना है और नोट डाउन कर लेना है। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा जिसका नाम एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर है, वहाँ से आप जाके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। कुछ उपकरण और भी आपके हैं। लैक्टोमीटर तो ये दूध की गुणवत्ता को मापता है। और लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता को मापता है। लिसीमीटर तो वास्तविक और वाष्पोत्सर्जन को मापक यंत्र है। और मैग्नेमीटर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापन यंत्र है। मैनोमीटर जो है द्रव या गैसों के दाब को मापन करने वाला उपकरण है। माइक्रोफोन तो यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता है। और माइक्रोटोम जो है यह ऐसा यंत्र है जो अणुवीय छड़ीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। और नेपोस्कोप है, ये बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा को मापन करने वाला यंत्र है। और ओडोमीटर किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला उपकरण है। फोनोग्राफ तो फोनोग्राफ ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला उपकरण है। ठीक है। फोटोमीटर प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र। अब हम जितने यंत्र हैं प्रश्न के साथ साथ देखेंगे, और क्योंकि क्विज के रूप में आपको पढ़ना है। तो सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार जो लाया जाता है वो 9 संचालकों के द्वारा लाया जाता है। और सोनार का काम होता है समुद्र की गहराई का पता लगाना। और सोनार की सहायता से समुद्र में कोई भी डूबी हुई वस्तुओं के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं।
यहाँ प्रश्न भी बना है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वह है सोनार, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। सोनार में हम उपयोग करते हैं, तो सोनार में हम पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। हम आपको रेडियो तरंग, पराश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग, अपश्रव्य तरंग, जब आपको डॉपलर प्रभाव ध्वनि का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र आइडियोमीटर है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो मैंने बताया था एनीमोमीटर से पवन वेग का मापन किया जाता है, ऑप्शन सी में दिया गया है। यहाँ पर भी है वायु की गति मतलब पवन का वेग, तो एनीमोमीटर से, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल मापता है, सही है। अमीटर विद्युत धारा मापता है, ये भी सही है। पायरोमीटर उच्च ताप मापता है, ये भी सही है। टोक्योमीटर दबावांतर बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह एक सार्वजनिक उपकरण है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पायरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर उच्च ताप के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी गलत है, गैस तापमापी गलत है, द्रव तापमापी गलत है, विकिरण तापमापी सही होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह थर्मामीटर जो 2000 सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाइरहीलियोमीटर। पाइरहीलियोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको देख लेना है कि सौर विकिरण को नापने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं, एक पायरेनोमीटर और एक पाइरहीलियोमीटर, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दाब की माप की जाती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इसमें आपको इसका उत्तर बताना है। तो एमीटर क्या है? एमीटर है धारा, और हाइग्रोमीटर जो है, हाइग्रोमीटर है सापेक्ष आर्द्रता। स्प्रिंग तुला जो है, स्प्रिंग तुला है भार, और बैरोमीटर है दाब। तो क्या होगा? ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। 3 4 2 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। आइडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक की युक्ति है। और एमीटर विद्युत शक्ति, गलत है, विद्युत शक्ति नहीं होना चाहिए, एमीटर में विद्युत धारा होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी गलत दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापा जाता है? तो एमीटर से, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब जो है वो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। आपको याद रखना है, जो बैरोमीटर है तो ऊपर जब चढ़ता है तो मौसम साफ रहता है, और जब बैरोमीटर नीचे अचानक गिरता है तो आंधी तूफान आती है, ये भी आपको याद रखना है, ये पॉइंट कहीं कहीं पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है? तो देखिए, साधारण बैरोमीटर में जल का भी उपयोग किया जाता है, पारा का भी। ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, इसमें ये भी होना चाहिए, जल और पारा का भी उपयोग किया जाता है। और अब से अधिकतर पूछा जाए तो पारा का भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो सबसे अधिक प्रचलन है वो पारा ही प्रचलन है, तो बी भी इसका आंसर दिया जा सकता है। दूध के आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। तो दूध का जो आपेक्षिक घनत्व है वो लैक्टोमीटर से मापा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। एक प्रश्न बन सकता है, दूध में जो वसा होता है उसे मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? वसा, तो ब्यूरोमीटर, ये भी आपको याद रखना है, ब्यूरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध में वसा को मापने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
तो स्टेथोस्कोप है हृदय की ध्वनि को मापने सुनने के लिए काम करता है। स्फेगनोमीटर जो है रक्तचाप मापने के लिए काम आता है। और कैरेटोमीटर जो है सोने की शुद्धता, लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता। तो ये जो है 3, बी जो है 4 और सी जो है 2 और डी जो है 1। 3 4 2 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 4 2 1 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त दाब नापने का यंत्र का क्या नाम है? तो स्फेगनोमैनोमीटर जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे 1500 सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो वह है पायरोमीटर जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, क्योंकि सबसे अधिक जो ताप मापन में लाया जा सकता है वो पायरोमीटर ही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश की जो तीव्रता मापी जाती है लक्समीटर से मापी जाती है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है रडार उपयोग में आता है प्रकाश तरंग द्वारा वस्तुओं को पता लगाने में, गलत है। ध्वनि तरंगों को परिवर्तित कर वस्तुओं को पता लगाने में। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, ऑप्शन सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो वह है भूकंप की तीव्रता जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त, इसमें मैं कुछ प्रश्न को छोड़ देता हूं क्योंकि बार बार वही प्रश्न रिवीजन हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो उन प्रश्न को जो आप पढ़ चुके हैं उसे मैं नहीं लिख रहा हूं एवं नहीं बार बार लेकर आ रहा हूं, उस प्रश्न को मैं इग्नोर कर देता हूं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सेल्सियस ताप सही है। RH गुणक रक्त बिल्कुल सही है। किलोवाट आवर विद्युत ये भी सही है। किलोवाट आवर ये भी बिल्कुल सही है। और रिएक्टर पैमाना आर्द्रता गलत है। रिएक्टर पैमाना होना चाहिए भूकंप जो कि ऑप्शन डी गलत है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये दोनों के दोनों दोस्त ऋणात्मक मान होते हैं। यहाँ पे केवल नहीं दिया है, मैं आपको बता दूँ केल्विन जो है ये ऋणात्मक मान नहीं होता है। केल्विन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में होगा या डी में होगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो भूकंप मापी जो यंत्र है वो सीस्मोग्राफ है जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित कीजिए भूकंप। तो देखिए भूकंप जो है सीस्मोग्राफ ये सही है। ऊंचाई क्या है? अल्टीमीटर ये सही है। विद्युत धारा है एमीटर ये सही है। प्रतिरोध ओम। तो क्या हुआ? ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। 2 3 1 4 जो कि ऑप्शन ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको सुमेलित करना है ए से और बी में। तो फायदोमीटर जो है ये समुद्र की गहराई को मापता है, ए का 4 हो जाएगा। बैरोमीटर ये वायुमंडलीय दाब मापता है, बी का 1 हो जाएगा। और हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापता है, सी का 2 हो जाएगा। अल्टीमीटर क्या है? ऊंचाई मापता है, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 1 2 3 जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फायदोमीटर का उपयोग किस नापने के लिए किया जाता है? पहले आप पढ़ चुके हैं कि समुद्र की गहराई जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो पहले यहाँ दिया गया है हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापता है, सही है। और यहाँ पे फिर दिया गया सीस्मोग्राफ, तो सीस्मोग्राफ भूकंप मापता है, ये भी सही है। और एनीमोमीटर क्या है? वायुमंडलीय वेग को मापता है, ये भी पता है। और बैरोग्राफ है वायुमंडलीय दाब को मापता है। तो ए का क्या सही है? ए का 3 सही है। और बी का 1 सही है। और सी का 2 सही है। डी का 4 सही है। 3 1 2 4 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न अंकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर दाब का सही है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन ये भी सही है। कार्डियोग्राफ हृदय गति सही है। सीस्मोग्राफ पृष्ठतल की वक्रता गलत है, ये भूकंप मापता है भूकंप को, तो जो कि ऑप्शन डी गलत है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किसका मापन में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है?
प्रकाश के चमकीलेपन की गलत, अत्यधिक उच्च ताप की गलत, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति गलत, वायुमंडलीय आर्द्रता गलत। ये क्या है, ध्वनि को मापता है फोनोमीटर, ध्वनि की तीव्रता को। इसमें चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं। आपको याद रखना है ध्वनि की तीव्रता को मापता है फोनोमीटर। यहाँ पे आपको याद रखना है कि फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति को मापने में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है, पॉलीग्राफ, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। यहाँ आप पढ़ सकते हैं पॉलीग्राफ है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। और पायरोमीटर उच्च ताप मापने वाला यंत्र, गायरोस्कोप है घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने का यंत्र, और काइमोग्राफ है शरीर के क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र, या रक्तचाप, हृदय या धड़कन के बारे में ज्ञात कराने वाला यंत्र क्राइमोग्राफ है। नेक्स्ट प्रश्न है ऊर्ध्वाधर तल, एलिवेशन एवं क्षैतिज तल, जिसे एजमिथ कहते हैं इंग्लिश में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है, तो वह है थियोडोलाइट, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। तो न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है जड़त्व का नियम। यहाँ जड़ता लिख गया, थोड़ा सा मिस्टेक है, जड़त्व का नियम से जाना जाता है, क्योंकि एक वस्तु जब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम काम करने में, गलत है। कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, ये सही है। उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने पे, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी घटेगी कि रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह बढ़ेगी या घटेगी या वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा, तो वह बढ़ेगी। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर 1.225 वजन किलोग्राम बढ़ जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, जो कि ए में दिया गया है। जो दूध से मक्खन निकालता है या दही निकालता है वो भी अपकेंद्रण पर ही काम करता है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो देखिए यहाँ पे आयतन जो है यह एक सदिश राशि नहीं है, एक अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन, वेग, बल, ये तीनों के तीनों सदिश राशि हैं, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। देखिए दाब, कार्य, ऊर्जा, ये तीनों के तीनों क्या हैं, अदिश राशि हैं। लेकिन जो संवेग है, संवेग एक सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए। फिर से आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो विस्थापन एक सदिश राशि, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है, तो वह है द्रव्यमान, जो कि सी में दिया गया है। और आपसे पूछा जाए संवेग बराबर क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, द्रव्यमान गुणे वेग होता है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, और कभी कभी इसे पलट भी दिया जाए तो द्रव्यमान बराबर संवेग बटा वेग भी होता है। यहाँ पूछा गया बल गुणनफल है, बल गुणनफल है, तो बल गुणनफल जो है F बराबर ma होता है, हमें पता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यदि किसी घन का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हैं, अब देखिए समान है, तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में क्या होगी, तो देखिए पहले आयतन का जो फार्मूला होता है वो ये क्यूब होता है, ठीक है, और पृष्ठ क्षेत्र का फार्मूला होता है 6 ये स्क्वायर, वो क्या है समान है इसलिए मैंने बराबर कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए 2 ये है और ये, और यहाँ पे a 3 है, कटेगा तो यहाँ केवल 6 ये बचेगा, और केवल यहाँ पे अगर देखा जाए तो a की जो मान आ जाएगा अगर आप अलग करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ऊर्जा संरक्षण
का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, गलत है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, गलत है। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, गलत है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण का आशय का मतलब है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हवाओं की ऊर्जा होती है स्थितिज, गलत। विद्युत स्थितिज और गतिज दोनों, केवल गतिज, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो हमें पता है वायु शक्ति में गतिज ऊर्जा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री सिर के पीछे की ओर झुक जाते हैं। यह न्यूटन का पहला नियम है और इसे स्थिरता का जड़त्व भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। दूसरा है, कारण है, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग यच परिवर्तित नहीं हो सकता है। देखिए ये और आर ये दोनों जो कहा गया सही है, लेकिन आर ये सही का स्पष्टीकरण नहीं है, व्याख्या नहीं कर पाता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क पर सख्त होती है, सड़क बर्फ में से सख्त होती है। देखिए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि सड़क पर घर्षण क्या होता है, अधिक होता है। सड़क पर घर्षण अधिक होता है और बर्फ में घर्षण कम होता है, जिससे इंसान को गिर जाने का डर होता है। ये नेक्स्ट प्रश्न है, कथन भरी हुई गाड़ी को चलाने में उस चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। अब बताना है निष्कर्ष इसका, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही सही हो जाएगा, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी, तो बताएं कि नाव का द्रव्यमान और मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। यहाँ पे देखिए, अब नाव का द्रव्यमान हम मान लेते हैं कि नाव का द्रव्यमान यन है और मनुष्य का द्रव्यमान यम है। पूछा गया कितना गुना है। अब उसका 5 है और उसका 0.5 है। अब उसका कितना है, 5 है, उसका 0.5 है। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 5 दहम्मा 10, 50 और 5 दहम्मा 50 कट गया, कितनी बार में, 10 बार में, 10 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए तो वह क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके हैं। तो अब देखिए समान है तो x बराबर y बराबर z होगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। देखिए इसका फार्मूला है 1/2 mv स्क्वायर। अगर आप जब काटेंगे तो स्क्वायर जो है 4/9 में है और 4 का वर्ग जो अगर 4 का देखेंगे तो 2 होगा और 9 का 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका आप देख लेंगे वर्गमूल तो कितना होगा, 2:3, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न जो दिए जाएंगे उसका आपको वर्गमूल निकाल लेना, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार की 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। यह आर से अधिक होगा, गलत है, यह आर से कम होगा, यह आपको याद रखना है। अगर 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है और जब कार सीधी समतल पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक प्रतिक्रिया के परिवर्तन आएगा और यह आर से कम होगा, यह आपको याद रखना है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं पूरा कवर कर रहा हूँ, IAS प्री 2008 में पूछा गया था, थोड़ा सा टफ है, लेकिन क्योंकि मुझे कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है इसलिए मैं हर प्रश्न को उठा के कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज बना रहेगा, गलत है। देखिए अगर टैंकर है, जैसे ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है
और ये टैंकर आपका है, क्षैतिज से इस प्रकार आना होगा कि पिछले सिरे से कम गहराई होगी। ये भी गलत है, क्योंकि जब टैंकर आगे की तरफ खींचेगा तो जो वेग होता है वो पीछे की ओर बना रहेगा, पीछे की ओर अधिक रहेगा गहराई। तो क्षैतिज से इस प्रकार आना होगा कि पिछले सिरों पे अधिक गहराई होगी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से, देखिए यहाँ पे कहा गया वृत्ताकार पथ पर, ये गोले में तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा। देखिए अंदर के पहियों पे तो कभी नहीं उलट सकता, बाहर की तरफ फिसलेगा। ये भी तरफ सही है कि अगर फिसलना होगा तो बाहर फिसलेगा और बाहर की तरफ उल्टेगा, ना अंदर की तरफ फिसल सकता है ना अंदर की तरफ उलट सकता है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। जब इस तरह गाड़ी कोई चलती है तो अगर गिरेगी तो बाहर फिसलेगी, बाहर गिरेगी, अंदर जल्दी नहीं आएंगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो हमें पता है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है A बराबर B माइनस U बाई टी, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मगुप्त, जो कि एक वो खगोल शास्त्री थे। ये भी आपको याद रखना है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़ी नहीं रह सकते क्योंकि ये गुरुत्व नहीं होता है। बिल्कुल सही, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये में दिया गया, ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, अगर वहाँ से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह कहाँ गिरेगा? पृथ्वी की ओर गिरेगा, गलत है। कम गति से गतिवान होगा, ये भी गलत है। तो जब वो गिरेगा तो जैसे अंतरिक्ष चक्कर लगा रहा है वैसे सेब चक्कर लगाने लगेगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से वह गतिवान होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि, इसका आंसर बताना है, वह शीर्ष भाग से पतली हो गई है, गलत है। वह बड़े तल क्षेत्रफल के आच्छादित करती है, ये भी गलत है। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, ये भी गलत है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है, अब जितना है उसका दुगुना होगा, गलत है। अब जितना है उसका 4 गुना होगा, ये गलत है। अब जितना है उसका चौथा भाग होगा, ये याद रखना है, 4 गुना नहीं, जितना है उसका चौथा भाग होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी साथ साथ पहुंचेगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया, क्योंकि ये सभी समान आकार के हैं और सभी पर गुरुत्वीय जो त्वरण है वो समान लगेगा, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, अब देखिए हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी, गलत है। एक पहले गिरेगी एक बाद में, ये भी गलत है। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ये सही है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। देखिए इसमें और जो पहला प्रश्न था उसमें थोड़ा सा अंतर था, क्योंकि इसे हवा में कहा गया है, तो इसीलिए लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ये आपको याद रखना, क्योंकि वायु जो है, वायु कहीं ना कहीं उस हल्के वस्तु को रोकने का प्रयास करेगा, तो ये थोड़ा धीमा आएगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है। दो गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की हैं, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो देखिए, जो भार है बल्लेबाज वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता है, इसलिए दोनों जो गेंदें हैं वो भूमि पर दोनों ए व बी एक साथ पहुंचेंगी, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 12, इसका आंसर आपको देना है। कथन चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि चंद्रमा पे 1/6 रहता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की सतह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह, तो क्या पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं तथा दोनों कथन को सही स्पष्ट करता गलत है। कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन को सही स्पष्ट नहीं करता, ये भी गलत है। यहाँ देखें, कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन सही है परंतु इसका जो कारण दिया गया है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये गलत है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पहले ही इसमें बता दिया गया था कि 1/6 है, तो कथन में और नीचे दे दिया गया था चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसलिए जो कारण है वो सही से निष्कर्ष नहीं कर पा रहा है, तो कारण गलत हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी पिंड का भार। अब देखिए, किसी पिंड का भार सर्वाधिक कहाँ होता है। पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, गलत है। ध्रुव रेखा पर सर्वाधिक होता है, यही इसका करेक्ट आंसर है। किसी पिंड का भार अगर ध्रुव पर रखा पर जाएगा रेखा पर, तो वहाँ पे इसका भार सर्वाधिक होगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न उसी टाइप के पूछा गया है कि मानव शरीर का भार होता है। अभी आपने पढ़ा है किसी पिंड या कोई भी वस्तु हो तो मानव शरीर का भी भार ध्रुव पर अधिकतम होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है। वायु में गलत है, जल में गलत है, तो पिंड का भार अधिकतम अगर जो होगा वो हाइड्रोजन में होगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय टी में विस्थापन डी का विवरण किसमें सही दर्शित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसे याद कर लेना है, ये में जो दिया गया यही सही दर्शित है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर सेकेंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। अब देखिए, इसका फार्मूला वेग का होता है b बराबर u+80, तो b हमें निकालना है। u यहाँ जो दिया गया है वो 0 है, और ये क्या होता है, ये होता है त्वरण। तो त्वरण कितना दिया गया है 9.8, तो हम 9.8 लिखेंगे, और t कितना दिया गया, t समय 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे 0 का मतलब ही नहीं, 9.8 गुणे 3 कर देंगे, 3×8 24 और 3×9 27, 28 29, 29.4 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के त्वरण कितना होगा। तो देखिए, ये होता है 9.8 सेंटीमीटर सेकंड से अधिक, तो 980 से अधिक होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। भारहीनता होती है तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति में भारहीनता होती है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन सा सुमेलित क्रम में है। तो रेडियम को मैडम क्यूरी ने खोज किया था। पेंसिलिन तो कौन सा है, पेंसिलिन अलेक्जेंडर, ये हो जाएगा। एक्सरे को WC रोंटगन ने, और चेचक एडवर्ड जेनर ने। तो पहला आया 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3, 2 1 4 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी अपने कक्ष से लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है, इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं। देखिए, पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं, ये गलत है। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है, ये बिल्कुल सही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की जो गति है, गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। हमें पता है जैसे गुरुत्वाकर्षण अचानक लुप्त होगा तो जो भार है वो शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान वही बना रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी के नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी पर विहीन होता है, गलत है। चंद्रमा का आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, गलत है। उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, ये भी गलत है। क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है या अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, गलत है। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से, जो कि बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्ट से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर के प्रभाव द्वारा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो कि ऑप्शन ए में है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता हुआ ऐसा निम्न में से किस कारण से कर पाता है? अब केंद्रीय बल, गलत है। केंद्राभिमुखी बल, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। क्योंकि केंद्राभिमुखी मतलब होता है अभिकेंद्र बल, ये याद रखना है। अभिकेंद्र बल के कारण ये पूरा काम हो सकता है। कहीं कहीं पर भी अभिकेंद्र बल भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति के ज्ञात बलों के 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत, चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, ये गलत है। चारों में सबसे प्रबल सही नहीं है, यही पहली बात तो सही नहीं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है, ये सही है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटनता का कारण है, ये भी सही है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन को धारित किए रखता है, ये भी सही है। इसमें ये नहीं सही था, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्व जो है चारों में सबसे प्रबल होता है, ये गलत दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो सबसे प्रबल होता है वो होता है नाभिकीय, यहाँ पे होना चाहिए नाभिकीय है, तो नाभिकीय नहीं दिया गया, यहाँ पे कह दिया गया तो गुरुत्व, जो कि गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है, बिल्कुल सही। जब ऊपर चढ़ेगी तब उसका भार कुछ मालूम पड़ेगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोलक की कालावधि। तो हमें पता है कि लोलक की लंबाई जितनी अधिक होगी उतना ही उसकी कालावधि भी अधिक होगी, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, गलत है। कुंडली में घर्षण होता है, गलत है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सब लंबाई पर डिपेंड करता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा, अधिक नहीं होगा, अपरिवर्तित भी नहीं होगा। लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, गलत है, कम हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है, बिल्कुल सही है। जब गोला माध्य स्थान से गुजरेगा तो त्वरण शून्य हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, ये भी बिल्कुल सही है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। देखिए, गति के बारे में नहीं कह सकते हैं, तो ये गलत होगा, केवल त्वरण शून्य होता है। तो सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है, ये भी सही है। तो 1, 2, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपके सामने सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, कब? तो पेंडुलम घड़ी जो है तीव्र गति से चलती है शीतकाल में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है वह 11.2 किलोमीटर सेकेंड है, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर किसी वस्तु का 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? अब देखिए, आप 8 किलोमीटर प्रति
सेकंड की गति से फेंकेंगे और गुरुत्वाकर्षण का बल है 11, पृथ्वी के पलायन वेग ही जो है 11.2 किलोमीटर सेकंड है, तो वो जो है कम पड़ जाएगा, इसलिए वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? यह पृथ्वी के निकट है, गलत है, ये कोई कारण ही नहीं हो सकता। या सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, ये भी गलत है। या पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये भी गलत है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। डी यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर सेकंड है तथा धरती पर पलायन वेग का जो मान है 11.2 किलोमीटर सेकंड है। तो चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वो वहाँ से पलायन कर जाते हैं, इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न सेम वही है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण, जो कि बी में दिया गया है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण। नेक्स्ट प्रश्न है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना होता है, गलत है। तेल जल की अपेक्षा कम घना है, गलत है। तेल का तल तनाव पानी से अधिक है, ये भी गलत है। तेल का तल तनाव पानी से कम है, ये भी बिल्कुल सही है, जो कि डी में दिया गया है। क्योंकि जो तेल का तल है तनाव है वो पानी से कम होता है, इसलिए ऊपर आ जाता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, देखिए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि साबुन घुलने से क्या होता है, जो पानी का पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है, इसीलिए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ये आपको याद रखना है, जो कि ये में दिया गया। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो पहला ऑप्शन है दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, गलत है। छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। आपको याद रखना है कि छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होगा? तो जो त्रिज्या उसका है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक ही पदार्थ से बने चार तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, तो उनमें से किस में एक से अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि होगी, आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 मीटर है, यहाँ 2 मीटर है, यहाँ 3 मीटर है, तो जिसकी लंबाई अधिक है और साथ में 1.5 mm है। देखिए यहाँ 2 mm है लेकिन लंबाई अधिक नहीं है, इसलिए लंबाई अधिक होने के कारण 1.5 mm वाला तार जो है वो सबसे अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि वाला होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है उसके बारे में आपको बताना। यदि केशकत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, बिल्कुल सही कहा गया है। कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता, ये गलत है। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता, ये भी बिल्कुल सही है। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, ये भी सही है। तो 1, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशकत्व एकमात्र कारण नहीं है, आपको बताना है। स्याही का सूखना है, भूमिगत जल के ऊपर चढ़ना ये भी है, सूती कपड़ों पर जल की बूंदे को फैलना ये भी है, और पौधे की जड़ों से जल का इसका
प्रण समूह की ओर बढ़ना, ये गलत है क्योंकि ये जाइलम के द्वारा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो इसका कारण जो है वो पृष्ठ तनाव है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है आपको बताना है। तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, गलत है। तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, ये भी गलत है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है। तरल का जो पृष्ठ तनाव है जल की अपेक्षा ज़्यादा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा, ये हमें पता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता। हमें पता है जब जब ताप बढ़ता है तो जो द्रव की श्यानता होती है वो क्या हो जाती है कि घटती है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किसमें? तो हमें पता है सबसे ज़्यादा जो श्यानता होती है वो शहद में होती है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर हम कहें सबसे ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा आप कहेंगे शहद में, उसके बाद आप कहेंगे खून में, उसके बाद आप कहेंगे जल में, और उसके बाद कहेंगे वायु में। ये होता है श्यानता की संख्या। आप समझ जाए कि सबसे ज़्यादा किसमें है? शहद में, वो अधिक गाढ़ा है, फिर खून है, फिर जल है और फिर वायु है। नेक्स्ट प्रश्न है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? वायु दाब की कमी के कारण ये सब होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करने का सिद्धांत। तो हमें पता है हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो किसके सिद्धांत? पास्कल के नियम पे काम करता है, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किससे संबंध में एक क्रांति ला दी है? लोगों के आवागमन के संबंध में, ये भी सही है। लोगों के जुड़ाव के संबंध में, क्योंकि ऑटोमोबाइल मोबाइल में, ये बिल्कुल सही है। लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में, गलत है, संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं है, तो ये और दो सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी मौसम दिशा इंगित करती है? तो जब अचानक गिरता है तो तूफानी मौसम आता है, और धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहता है, ये भी आपको याद रखना है। जब धीरे धीरे ऊपर जाता है तो मौसम साफ रहता है, और धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बरसात का मौसम, धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बरसात की संभावना होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, मैंने वही प्रश्न उठाए हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं, और इसमें आईएएस लेवल के भी प्रश्न हैं आपके सामने। यहाँ पे एक परख नली दी गई है आपके सामने, यहाँ पे जल भरा है, और फव्वारे में कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा? अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पानी भरा है, और अगर हम खोलेंगे तो सबसे ज़्यादा जो दबाव होगा वो कहाँ पे होगा? वो दबाव होगा सबसे नीचे, क्योंकि पानी का भार नीचे की तरफ है, तो दबाव नीचे होगा, तो 1 नंबर पानी सबसे तेज़ी से फेंकेगा। तो अधिकतम दूरी तक कौन फेंकेगा? 1 नंबर वाला, जो कि डी में दिया गया है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर। अगर कम पूछा जाता तो वो 4 नंबर वाला होता। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपतोत्पाद है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एस्फाल्ट, जो कि डी में दिया गया, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कड़े जाड़े में झील की सतह शीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, या किस कारण से होता है? बर्फ ऊष्मा का कुचालक है, ये गलत है। झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती, ये भी गलत है। जल की सघनता जो है 4 सेल्सियस पर अधिकतम होती है, ये हमें पता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। तो मैंने आपको बताया क्योंकि पानी का जो घनत्व है वो 4 सेल्सियस पर उससे अधिक होता है, जिससे बर्फ़ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा अगर आप बदलेंगे तो घनत्व जो है वह अपरिवर्तित रहेगा, इसका करेक्ट आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक। तो आपने समझा कि 4 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये 4 सेल्सियस हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है जल का अधिकतम घनत्व। तो जल का जो अधिकतम घनत्व है वो 277 केल्विन है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है अगर केल्विन में पूछा जाए। नेक्स्ट प्रश्न है लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। ये सही है। लोहे की आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, ये गलत है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सही है, परंतु आर गलत है, जो कि सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। तो आपको पता होगा जो लोहे का घनत्व है पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा। इसका जल में भार होगा, तो जल में जो भार होगा वो शून्य होगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का जो कारण है वो क्या है। तो हमें पता है आप केंद्रीय बल, जो कि सी में दिया गया है। दही मथना या कपड़ा धुलना जो मशीन है, ये सभी अब केंद्रीय बल पर काम करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है कि उनका क्या कम है, उनका कम घनत्व, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया है। तो सबसे पहले कृत्रिम रूप से जो उत्पादित किया गया वो टेक्नीशियम हुआ था, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इसके जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो 43 होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी जो खोज हुई थी वह 1937 में हुई थी। कब हुई थी? 1937 में। परमाणु क्रमांक कितना है? 43। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। तो वो रहता है 1/9 भाग, जो कि ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए आपको लग रहा होगा बढ़ेगा, लेकिन गलत है। ना कम होगा और ना पहले बढ़ेगा ना कम होगा, उतना ही रहेगा, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा। तो शरीर डूब जाएगा, ये हमें पता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्री में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है। ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ये ऑप्शन। यहाँ आप लोग देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड तथा अन्य लवणों की अधिकता के कारण समुद्री जल नमकीन होता है। फलतः समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है तथा उसमें उत्प्लावकता भी अधिक होती है, इसलिए समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है कि वह कुछ नीचे जाता है कि उसी तल पर रहता है। इसका करेक्ट आंसर बताना। तो जैसे ही जहाज अंदर घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है, ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। बिल्कुल सही है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है, ये भी सही है। ये आर दोनों सही है और आर जो है ये की सही व्याख्या भी करता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो विश्राम की स्थिति से संबंधित है, जो कि बी में दिया गया। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा क्या है। तो उसकी तरंग दैर्ध्य है 3900 से 7600 के बीच, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह है 5500, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा सर्वाधिक होगी वह 200 से 280 nm के बीच, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। तो सौर विकिरण जो है 400 से 700 nm के परास में दिखता है, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य प्रसार क्या है। तो वह है 390 से 780 nm के बीच, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो
तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, जो कि सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि यह छोटे कणों से बना है। गलत है। प्रकाश का वेग बहुत अधिक है। गलत है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा है, जो कि सी में दिया गया है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इतना छोटा है जो हमारी आंखें देख नहीं पाती, इसलिए ये सीधा चलता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है? तो हमें पता है प्रकाश का, जो कि बी में दिया गया है। इन चारों में सबसे अधिक वेग जो है वो प्रकाश का है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग अधिक होता है, ये तो सही है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक है, गलत है। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, ये भी गलत है। रॉकेट का वेग सबसे अधिक है, गलत है। तो ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः कितना है? तो हमें पता है प्रकाश का शून्य अवकाश में जो वेग है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड है। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 किलोमीटर है, ये नहीं होगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपसे फिर पूछा गया प्रकाश की गति क्या है? तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में। निर्वात का मतलब होता है जहाँ पे वायु विद्यमान ना हो। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो वह हो जाएगा कांच, जो कि ये में दिया गया है। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर होती है, तो हमें पता है इसके ये तापमान और दाब में पर निर्भर होती है। तापमान और दाब ये अलग है, तापमान अलग है। यहाँ ए बी होना चाहिए, तो यह कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको याद रखना है हवा में प्रकाश की चाल तापमान और दाब पर निर्भर होती है। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है सूर्य जो है पृथ्वी पर, सूर्य का प्रकाश जो है सूर्य पृथ्वी पर कब तक पहुँचता है? तो 8.5 मिनट में पहुँचता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट का, यही सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश तरंगों की वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वह होते हैं तरंग दैर्ध्य और वेग, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक परिवर्तित रहता है? तो वह है आवृत्ति, जो कि डी में दिया गया। वही प्रश्न फिर यहाँ पे है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? तो वह है आवृत्ति, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है, यही ये सही है। ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, गलत है। ये अभिलंब से दूर हट जाती है, लेकिन घट जाती है, इसलिए गलत है। यहाँ घट जाती है, तो हमें याद रखना है इसकी चाल बढ़ती है और ये अभिलंब की ओर से दूर हट जाती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो वह प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा से, तो जो कि ऑप्शन ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस, तो वो जो गैस होती है वो नियान गैस होती है, जो कि डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो वो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, जो कि ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश कहाँ से? हीरे से कांच में जाता है, तो ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह क्या है? तो वह है पूर्ण अभ्यंतर या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि ये में दिया गया है। सेम प्रश्न फिर है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है, तो वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? तो वह होता है प्रकाश तरंग के रूप में, जो कि ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है। और प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऊर्जा कम होता है, ये भी सही है। और प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, ये भी सही है।
भारत में प्रकाशित तंत्र के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है, ये गलत है। तो 1, 2, 3 सही होगा जो कि ये में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह प्रकाश का संकलन आंतरिक परावर्तन का काम करता है, जो कि आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मृग मरीचिका का कारण है, तो ये भी आपको पता होगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? तो हमें पता है स्थलीय तापन, ये सही है। परावर्तन ये गलत है, परावर्तन नहीं होगा। अपवर्तन ये भी रहता है और विपवर्तन ये गलत है। तो तापन और अपवर्तन का काम है। तो 1 और 3 जो कि सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो मैंने आपको बताया पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक का क्या नाम है? तो आपको इसका आंसर बताना है, तो वो हो जाएगा होलोग्राफी, जो कि डी में दिया गया, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर से यही प्रश्न पूछा गया त्रिविमीय चित्र लेने के लिए, तो होलोग्राफी जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों के पर्दे पर जनित करना कहलाता है रोस्टर स्कैन। ये आपको याद रखना है, रोस्टर स्कैन कहलाता है, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, जैसे केवल द्रव में, केवल प्रतिबिंब में, केवल हीरो में, सभी पारदर्शी माध्यमों में। तो यही सही है, सभी पारदर्शी माध्यमों में, जो कि डी में दिया गया, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर कहें में प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है आपको बताना है। ध्वनि के लिए तो लेसर बीम का प्रयुक्त होता है, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों के प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क तो सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है, तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो हमें पता है परावर्तन एवं विपवर्तन के परिघटना के आधार पर होती है, तो ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त, जो बार बार प्रश्न आते हैं मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि संकेत दुर्बल है, एंटीना दुर्बल है, वायु संकेत को शोषित कर लेती, गलत है। पृथ्वी की सतह वक्राकार है, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है, तो जो प्रयुक्त है वो आवर्ती मांडुलन है, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दृष्टि पटल या जिसे हम रेटिना कहते हैं, रेटिना पे जो चित्र बनता है वो वस्तु के बराबर गलत है, वो वस्तु से छोटा व सीधा होता है, ये गलत है। वो वस्तु से छोटा तो होता है लेकिन उल्टा होता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? तो 2 आंखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जाते हैं, गलत है, वो तो एक आंख से भी पहचाने जा सकते हैं। 2 आंखों के कारण हम अंधेरे व हल्के प्रकाश को आसानी से देख सकते हैं, ये भी गलत है। इसी कारण मोजेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है, गलत है। इसी कारण से दूरी एवं गहराई का एहसास होता है, ये सही है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है, ये सही है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है, ये गलत है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है, ये भी सही है। और दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है, ये भी सही है। तो इसमें जो गलत है वो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के सीधे देखने से आंखों में अपरिवर्तनीय क्षत पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य के किरणों के निम्न घटकों में से किस एक का कारण है? तो वह है अल्ट्रावायलेट प्रकाश, जो कि सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तारे का रंग दर्शाता है, तो वह उस ताप पर दर्शाता है, तो जो कि बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडलीय में प्रकाश का विसरण क्या है? तो वह है धूल कण, जो कि बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो वह उसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है? तो वो है लाल, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जिसका मान होता है 4 गुणे 10 के पावर -15। ये भी आपको याद रखना है। सॉरी दोस्त, 4 गुणे 10 के पावर -5 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे कम वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश, तो वह है बैगनी, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, तो नीला प्रकाश में, जो कि ये में दिया गया है। अगर आपसे यहाँ जैसे उच्चतम कहा गया और न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम किस में होती है, लाल में होती है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे फिर से प्रश्न दिया गया सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होंगे, तो लाल रंग होंगे, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, तो इसका जो मुख्य कारण है वो प्रकाश का अपवर्तन है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण जो है वो है अपवर्तन। अपवर्तन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरियो के द्वारा, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि हमें पता है इसकी तरंग दैर्ध्य जो है लंबाई जो है सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ये बिल्कुल सही दिया गया, ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन सही है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, ये गलत है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, ये भी सही है। तो 1 व 3 सही है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सेम प्रश्न फिर है आपके सामने अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण, जो कि बी में दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है, जो कि सी में दिया गया है क्योंकि वहां पे वायु विद्यमान नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई के लक्षण के कारण, गलत है। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जो कि बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है किस पर, तो डॉपलर प्रभाव पर, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो आभासी तथा सीधा होगी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है, तो वह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर उत्तल दर्पण, जो कि सी में दिया गया है। सेम प्रश्न यहाँ पर भी है वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का, जो कि बी में। नेक्स्ट प्रश्न है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए हमें चित्र बड़ा प्रदर्शित करना होता है, इसलिए यहाँ अवतल दर्पण का काम में लेते हैं, जो कि ये में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है, तो ऊपर उजला और नीचे काला, ऊपर उजला और नीचे काला होना चाहिए, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो खगोलीय दूरदर्शी से जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और बड़ा होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जब 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, तो बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो जाएगी, ये याद रखना, डी इसका करेक्ट आंसर हो। सेम प्रश्न यहाँ पर भी है प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंब कितने बनेंगे, अनंत, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है तो परिवर्तित किरण के घूर्णन क्या होगा, तो वह होगा 2 थीटा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कथन ये यातायात संकेतों पर जुड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं। बिल्कुल सही है। प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश के अपेक्षाकृत विरल माध्यम में परिवर्तित होता है। तो ये और आर दोनों सही है और ये आर का स्पष्टीकरण भी है या व्याख्या भी करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों की अलग अलग करने का क्या तरीका है। तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है जो कि ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है। तो इंद्रधनुष के जो रंगों का सही क्रम है वो नीला हरा पीला है जो कि डी में दिया गया है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है। तो परिक्षेपण भी है, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1, 2 एवं 3। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। तो हमें पता है प्रिज्म के द्वारा जो कि ये में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। तो वो दिखाई देता है हरा जो कि बीच में दिखाई देता है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं इंद्रधनुष का दृश्यों का जो रंग का है वो लाल है, नारंगी है, पीला है, हरा है, नीला है, जामुनी, बैगनी। इनमें जो बीच में दिखाई देता है वो हरा दिखाई देता है। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं, तो दोनों एक इधर तरफ एक लाल होता है एक बैगनी, तो बैगनी लाल सही हो जाएगा जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो दोपहर के 12 बजे पहली बात ये देख नहीं सकते हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कथन एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है, यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है, सही है। छोटी, फिर दूसरा है आर, छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं की प्रकीर्णित होकर छड़ी को छोटी एवं झुकी हुई होने का आभास देता है, ये गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले यहाँ पे दिया गया यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो सिक्के अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा, सही है पहला। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा, ये भी सही है। तो 1 व 2 दोनों सही है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा। तो वह अवतल लेंस की भांति जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, तो अपसारी लेंस जैसा जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई। तो अभी आपने पढ़ा कि जो न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए उसकी आधी होनी चाहिए, तो 1.50 का आधी होगा 0.75 मीटर जो कि ये में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में आते हैं लेंस। तो हमें पता है दूरदृष्टि के लिए आते हैं उत्तल और निकट दृष्टि के लिए अवतल, ये आपको याद रखना है। तो उत्तल दर्पण होगा जो कि बी में दिया गया है। दूरदृष्टि वाला व्यक्ति को संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है। व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टता देख सकता है, सही है। लेंस के नाभ्यांतर अधिक होता है, ये भी सही है। निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, ये भी सही है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल, देखिए अवतल नहीं उत्तल का प्रयोग करते हैं, तो ये गलत है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो वो कांकेव जो कि नतोदर भी कहते हैं, बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, तो निकट दृष्टि दोष को लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जो कि बी में दिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो बनते हैं उत्तल लेंस से, जो कि बी में दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, आंख में संकेंद्रण होता है तो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा, जो कि ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश को पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। ये भी सही है। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद एवं हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वारिय माने जाते हैं। ये भी सही है। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टर द्वारा रोगियों को नाक का गलत है। यहाँ पे उत्तल दर्पण नहीं, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है नाक कान डॉक्टर वालों के लिए। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह कौन सा है? तो नतोदर दर्पण है, जो कि ये में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लेंस की शक्ति मापी जाती है तो डायोप्टर में, जो कि ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी ऐनक का लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो उसके फोकस की दूरी क्या होगी? देखिए, हमें पता है फोकस दूरी होता है F बराबर 1/p। ठीक है, 1 मतलब मीटर होता है तो कितना सेंटीमीटर होता है 100, और p फोकस जो p जो है पावर कितना है 2, तो 2 से हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो F कितना आ गया फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, धूप के चश्मे की पावर होती है तो धूप के चश्मे की जो पावर होती है 0 डायोप्टर होती है, जो कि ये में दिया गया। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें से एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है तो एक दूसरे से सटाकर रखे जाएं तो इसमें युग्म का कौन सा व्यवहार होगा? तो कांच के समतल चादर की भांति व्यवहार होगा, जो कि सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कैमरे के द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भासन होने देगा? इसका आंसर बताना। देखिए, टफ प्रश्न है लेकिन इसका आंसर हो जाएगा फोकस 22 1/60 ये में दिया गया। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IS प्री 1994 में पूछा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका हो जाएगा फिल्म के भाग से, जो कि ये में दिया गया। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो बनता है दृष्टि पटल, जहाँ रेटिना कहते हैं, रेटिना में बनता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसमें वह परिवर्तित होता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना। एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण से रंग बनते हैं, ये कौन कौन से हैं? तो होते हैं लाल, हरा, नीला। कौन कौन से? लाल, हरा, नीला। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम प्रश्न यहाँ पर भी छपा आपके सामने, वह कौन से मूल वर्ण है जिससे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो लाल, हरा, नीला होगा, जो कि ये में दिया गया। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? तो वह सफ़ेद हो जाता है। डी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपसे पूछा गया कि कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो लाल है और पीला है, नीला है, लेकिन काला नहीं है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 3 रंग मूल रंग है वो कौन कौन से हैं? तो वो है लाल, हरा, नीला या नीला, हरा, लाल, जो कि बी में दिया गया। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी है? तो वह 7 है, जो कि डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से विषम को पहचानना है तो हरा, लाल, पीला सही है, लेकिन भूरा अलग है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर आपको बताना है कि कौन, इस पे विचार करना है कौन सा सही है। गोधूल से सूर्य का आमाप, और उष्माकाल में सूर्य का रंग, और उष्माकाल में चंद्रमा का दिखना गलत, आकाश में तारों का टिमटिमाना ये भी सही है, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना ये गलत है। तो इसमें जो सही है तो 1 2 4 सही होगा। 1 2 4 कहाँ पे है? सी में है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हम लोग प्रकाश चैप्टर के जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न आए थे मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी के चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। और जितना मैं यहाँ पे PYQ करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अब तक पूछे गए हैं, प्लीज़ पूरी वीडियो आपको देख लेना है और अपने मित्र तक शेयर कर देना है। नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा जब इसमें 500 व्यू और प्लस 50 लाइक आ जाएंगे। तो मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।